are you guys doing? I hope आप सभी अच्छे होंगे. This is your English educator Kaushal and I welcome every one of you to the amazing platform of CUET वाला. So मेरे साथ जो है आप अपनी CUET 2024 की जर्नी जो है स्टार्ट करने वाले हैं. And जैसे कि आप सभी को पता है that today we are going to have our first lecture, the very first lecture of English language. और आपका जो टॉपिक है that is idioms and phrases. So मेरे साथ जैसे कि जो है आप ये सफर तय करने वाले हैं CUET 2024 को क्रैक करने का. आज जो है हम idioms and phrases के बारे में जानेंगे. ऐसा जो है CUET एग्जाम्स में देखने को मिला है कि काफी बार जो है क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं and these are related to what? idioms and phrases. So idioms and phrases जैसे कि important है टॉपिक आपके एग्जाम के लिए. और CUET 2023 एग्जाम में भी जो है idioms and phrases से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चंस देखे. तो बहुत सारे idioms and phrases है, बट उनमें से कुछ ही जो है इंपॉर्टेंट है जो कॉमनली यूज किए जाते हैं और एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं. तो उन्हीं के बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट idioms and phrases है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. सबसे पहले तो ना आपको ये जानना होगा that what are the topics that we are going to cover in our session. तो क्या क्या टॉपिक है. सबसे पहले देखिए idioms and phrases काफी सारे बच्चों को ना पता नहीं है कि एग्जैक्टली होते क्या है. ठीक है, idioms and phrases क्या होते हैं नहीं पता होता. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि idioms and phrases क्या है एग्जैक्टली, राइट. एंड वी आर गोइंग टू कवर सम इम्पॉर्टेंट idioms and phrases जो आपके एग्जाम में आए हैं, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद अ फर्स्ट टॉपिक आपका है व्हाट आर idioms and phrases. idioms and phrases क्या होते हैं. काफी सारे बच्चों को पता होगा क्या होते हैं, काफी सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि क्या होते हैं idioms and phrases. ठीक है, idioms को अगर मैं हिंदी में बोलूं, ठीक है, हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज मुहावरे, राइट. और अगर आपका भी ये आंसर है तो बिल्कुल सही आंसर है. वी आर ऑन द सेम पेज, राइट. तो idioms का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट क्या है, फ्रेजेस. अब फ्रेजेस क्या होते हैं. फ्रेजेस के बारे में अगर मैं बोलूँ ना तो आपके काफी सारे बच्चों के माइंड में क्या आएगा कि कहावतों को जो है हम क्या बोलते हैं, फ्रेजेस कहते हैं. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फ्रेजेस डिफरेंट है. आप सोच रहे होगे कि आपका जो कहावतें हैं उसके लिए क्या हम वर्ड यूज करते हैं. कहावतों के लिए आप वर्ड यूज करते हैं प्रोवर्ब्स. क्या यूज करते हैं, प्रोवर्ब्स. सो कहावतें हुई आपकी, प्रोवर्ब्स. क्वेश्चन है कि फिर फ्रेज क्या हुआ. फ्रेज बेसिकली क्या होता है, आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. ठीक है, आप काफी सारे एग्जाम्पल देखेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेज ये वाला जो पर्टिकुलर वर्ड है या ये जो क्वेश्चन है इसमें फ्रेज का यूज किया गया है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ गया कि मुहावरों को हम कहते हैं क्या, idioms. अब थोड़ा सा जो है हम डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं. वैसे तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि एक नंबर के अंदर आपको जो है आंसर लिखना है कि idioms and phrases क्या होते हैं, राइट. नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो है MCQ फॉर्मेट में होंगे. बट बाय चांस अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको बता रहे हैं कि idioms and phrases बेसिकली क्या होते हैं, तो उसके लिए जो है हमें थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा, राइट. तो हमें किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है, रिस्क भी नहीं लेना है, राइट. तो जैसे बोला है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है. तो जान लेते हैं कि idioms क्या होते हैं. idioms आर वर्ड्स और फ्रेजेस. ठीक है, क्या बोला, वर्ड्स और फ्रेजेस. फ्रेजेस क्या होते हैं, देखिए जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, शब्द होते हैं, उनको जोड़कर आपका क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, दैट इज वाक्य, राइट. अब वाक्य क्या होता है, कुछ भी आपने वर्ड्स ऐसे ही नहीं उल्टू फुल्टू उठाकर जो है आपने सेंटेंस बना दिया, वो सेंटेंस नहीं होगा. एक वाक्य का, एक सेंटेंस का जो है एक प्रॉपर मीनिंग भी होना चाहिए. जैसे कि मैं बोल रही हूँ आई एम गोइंग आउटसाइड, तो इसका मीनिंग है कि मैं बाहर जा रही हूँ, राइट. प्रॉपर मीनिंग है कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, राइट. तो ये तीन चीजें इसमें क्या है, इंक्लूडेड है. अब नेक्स्ट क्या है, फ्रेजेस. अब फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं कुछ वर्ड्स जिनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता. ठीक है, जैसे कि हो गया बिटवीन अस. बिटवीन अस ये पूरा सेंटेंस नहीं है, वैसे मीनिंग क्या हुआ, हमारे बीच, राइट. तो आपके idioms क्या होते हैं, बेसिकली कुछ शब्द होते हैं,
या फिर दूसरी लैंग्वेज में उन्हें हम बोले फ्रेजेस, तो इनका क्या होता है, कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं लेना होता है। लिटरल मीनिंग का मतलब क्या होता है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको नहीं लेना होता है, इसके पीछे ना एक कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होता है, उसको आप कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है कल्चरल बिलीफ्स पर, राइट। सो दे हैव अ कल्चरल मीनिंग बिहाइंड देम, एक कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग इनके पीछे होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला जो है मुहावरा सुना ही होगा, दैट इज पछताए से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यहाँ पर आप खुद सोचो, क्या एक छोटी सी चिड़िया पूरे खेत को चुग सकती है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स हो तो चुग लिया, बट वैसे नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम नहीं कंसिडर करते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ कि अगर कुछ हो जाता है, कोई भी हो गया, दुर्घटना हो गई है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी होना था, हादसा वो हो चुका है, और उसको जो है आप वापस बदल नहीं सकते, तो उसके ऊपर सोच विचार करना या रिग्रेट करना या पछताने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका कॉन्टेक्स्ट ढूंढा कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। तो कहना क्या चाहते हो, इसका आंसर होता है आपका इडियम्स का एग्जैक्ट आपका जो कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग होता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको हिंदी का तो बता दिया, इंग्लिश का भी मैं बता देती हूँ। एक बात आपको देखने को मिलेगी कि जो भी ये इडियम्स होते हैं ना, ये या तो किसी स्टोरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये सुना होगा कि कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ जीतता है, दैट इज कि जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना वो जीत नहीं पाता है। कछुआ वॉज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, राइट। तो यहाँ पर ये स्टोरी जो कछुए और खरगोश की रेस वाली जो स्टोरी आपने बचपन में सुनी होगी उससे आया है ये, ठीक है। अब इंग्लिश का एक और एग्जाम्पल मैं जैसे कि आपको बता रही थी, एग्जाम्पल एक जो है यहाँ पर ईडियम बहुत पॉपुलर है, दैट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। एप्पल क्या होता है आप सभी को पता होगा, ठीक है, एक फ्रूट होता है एप्पल, अगर किसी को नहीं पता तो पता चल गया होगा, राइट। तो एप्पल क्या होता है, फ्रूट होता है। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़ा। अब अगर इसका मीनिंग देखे तो क्या हुआ, झगड़े का एप्पल, मतलब क्या किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो क्या उसमें एप्पल फेंक के मार रहे हैं? नहीं, राइट। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ये जो ईडियम है ना, इसके पीछे है बहुत लंबी स्टोरी, ठीक है। आपको शॉर्ट स्टोरी में बताती हूँ, पूरा जो है एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत पुरानी भी स्टोरी है। इसमें एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि एक राजकुमारी होती है, ठीक है। एक राजा होते हैं, बहुत ही अमीर, एंड सब कुछ होता है उनके पास, बड़ा ही प्रॉस्परस जो है, मतलब खुशहाली जो है उनके राज्य में थी, प्रॉस्परस किंगडम था उनका। एंड उनकी बहुत सुंदर खूबसूरत सी जो है उनकी एक प्रिंसेस थी, उनकी बेटी थी। तो अब प्रिंसेस की एज हो गई थी शादी करने की, तो जो फादर थे उनके, जो राजा थे, वो चाहते थे कि एक अच्छा सा ग्रूम उनको मिले, कोई बढ़िया दामाद उन्हें मिले जो बहुत पावरफुल हो एंड जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, राइट। तो उन्होंने जो है इसके लिए जो है अनाउंसमेंट कराई कि वो जो है उसी से शादी करेंगे अपनी बेटी की जो काबिल होगा। तो काफी सारे जगह जगह से जो है दूर दूर से जो है राजकुमार आते हैं, एंड आते हैं, देखते हैं राजकुमारी को, बहुत ही खूबसूरत है, एंड हर कोई चाहता है कि उससे शादी करे, राइट। तो अब इसमें क्या होता है, जो राजा है वो क्या कहते हैं कि आपके बीच में जो है एप्पल फेंका जाएगा, एंड जो सबसे पहले उस एप्पल को पकड़ेगा उससे जो है शादी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, सब अपनी स्ट्रेंथ लगाएंगे, राइट। क्योंकि एक टास्क सिर्फ और सिर्फ एप्पल पकड़ना नहीं था, दूसरा जो दूसरे लोग उसको पकड़ रहे उससे बचना या उनसे बचाना, और जो दूसरे आप पर अटैक कर रहे होंगे उस टाइम, जब अगर आपका हाथ में जो है एप्पल आने को होगा, तो राइट, इन सभी से जो है खुद को बताना, तो बचाना मतलब स्ट्रेंथ जो है आपको पूरी लगानी होगी, राइट। तो अब इसमें क्या हुआ, एप्पल फेंका गया, सारे राजकुमार जो है झगड़ रहे हैं, अगर किसी के हाथ में आ गया तो उससे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो वो एप्पल था, दैट वाज द रीजन फॉर द झगड़ा बिटवीन अमंग ऑल द प्रिंस, ठीक है। जितने भी प्रिंसेस थे वो सब जो है आपस में लड़ने लगे, एंड वो एप्पल जो है वो कॉज था। सो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यहाँ से आया, दैट इज झगड़े की जड़। अब इसका जो मीनिंग होगा, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग क्या हुआ, दैट इज झगड़े की जड़, राइट।
तो यहाँ से आया ये, राइट। तो आपको काफी सारे ऐसे जो है एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जो स्टोरीज से आए हुए होंगे, या जिनके पीछे कोई पॉपुलर बिलीफ या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं बिना कोई देरी किए हुए हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज। ठीक है, हिंदी में इसका सिंपल सा आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, दैट इज आंखों में धूल झोंकना, राइट। अब आंखों में धूल झोंकना दैट इज ये नहीं कि सही में आपने मिट्टी जो है किसी के पर्सन के आई में डाल दी, नहीं, ये क्या है, ईडियम है। तो इसका जो है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कुछ और होगा। हिंदी में एक बार मैं लिख देती हूँ, ये कौन सा ईडियम है आपका, आंखों में धूल झोंकना, राइट। तो जैसे बोलते हैं कि आंखों में धूल झोंक दिया उसने, दैट इज कि किसी को चकमा दिया है। ठीक है, क्या किया, चकमा देना, इसका मीनिंग यही होता है, राइट। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यही होता है। तो आपको बताना सही आंसर कौन सा होगा। पहला है टू प्रोटेक्ट वंस आईज, सेकेंड है टू ब्लाइंड वन विद द डस्ट, किसी को धूल फेंक कर जो है अंधा कर देना, ये भी नहीं होगा, राइट। तो ये दोनों जो है देखिए क्या है, लिटरल मीनिंग से थोड़ा सा रिलेटेड है, मतलब आंखों की यहाँ पर बात हो रही है बट आंखों की बात नहीं है, राइट। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अलग होगा। नेक्स्ट क्या है, टू मिसलीड और कंफ्यूज। अब मिसलीड करने का मतलब क्या होता है, किसी को गुमराह करना, ठीक है, गुमराह करना क्या होता है, मिसलीड करना। एंड लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, दैट इज टू ब्लाइंड समवन विद ट्रस्ट, मतलब किसी को जो है विश्वासघात करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दो ऑप्शन हैं, सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो किसी को मिसलीड करना, चकमा देना भी क्या होता है, किसी को मिसलीड करना, गुमराह करना। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स देना मत भूलना। ठीक है, वी विल बी हैविंग 35 क्वेश्चंस, तो सब में जो है आप एक एक मार्क्स अपना ऐड करते जाइए अगर आपका जो है आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है तो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीट अराउंड द बुश। बुश का मतलब क्या होता है, झाड़ियां होती है, राइट। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होगा आपको ये बता रहे हैं। अब जैसे कि आपने ना सुना होगा स्टोरीज में भी कि कोई पेड़ है, राइट, उस पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और आप जो है उस पर डंडे बरसा रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, पेड़ पर से जो है फ्रूट टूटकर आपको मिल जाएंगे, राइट। तो मतलब जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो फ्रूट आपको मिला, रिजल्ट आपको मिला। एंड इफ यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है, कोई झाड़ियों में डंडा मार रहा है, तो आप तो उसको क्या कहोगे, अरे पागल इंसान है, झाड़ियों में डंडा क्यों मार रहा है, वहां पे थोड़ा ना इसको कोई फल मिलेगा। तो दैट इज समथिंग यूजलेस, राइट, कोई यूजलेस काम कर रहा है वो पर्सन, राइट। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा होगा। पहला है टू ब्रेक द बुश, बुश को, झाड़ियों को तोड़ देना। तो जैसे कि मैंने बताया आपको लिटरल मीनिंग हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है यानी कि यूजफुल है, जिस चीज पर बात करना उसी को ही आप अवॉइड कर रहे हैं, उसके अलावा आप फालतू की बातें कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है टू अप्लाई एफर्ट्स एक्सेसिवली, जरूरत से ज्यादा अपने एफर्ट्स लगाना, मेहनत करना, या फिर टू रन इन द पार्क अराउंड द बुशेस। अब देखिए सी और डी जो है मैच नहीं कर रहे, ऑप्शन बी जो है इसके साथ मैच कर रहे हैं, दैट इज किसी यूजलेस चीज पर बात करना, विचार करना, या फिर मेहनत करना, किसी यूजलेस टास्क को परफॉर्म करना, दैट इज बीट अराउंड द बुश। ठीक है, तो अगर आप सभी का आंसर मैच कर रहा है तो अपने आप को +1 मार्क्स जो है फटाफट से दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हिट द सैक। ठीक है, हिट का मतलब क्या होता है, मारना, सैक का मतलब क्या होता है, बोरी, ठीक है। तो क्या बोरी को पीटने की बात हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं, राइट। अब देखिए सैक वर्ड जो है ना, आप देखेंगे जो इडियम्स होते हैं उसमें सैक वर्ड जो है किस चीज को डिनोट कर रहा है, बेड को, ठीक है, बेड को डिनोट करता है, ठीक है। अब क्या बोला है, हिट द सैक, क्या मतलब बेड को हिट करने की बात हो रही है, नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन से देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है टू किक अ कैंगरू, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है टू वेक अप अर्ली, नेक्स्ट है गो टू स्लीप, एंड लास्ट वन इज टू वर्कआउट और एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज और वर्कआउट का क्या रिलेशन बेड से हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है।
अब देखिए टू वेक अप अर्ली, जल्दी उठना ये हो सकता है, एंड नेक्स्ट से गो टू स्लीप, या जल्दी सोना। लेकिन सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, दैट वुड बी ऑप्शन सी। तो जल्दी जाकर सोना इज हिट द सैक। तो आप अगर किसी को बोल रहे हैं कि जल्दी जाकर सो जाओ, उसकी बजाय आप बोल सकते हैं हिट द सैक, यानी कि जाकर सो जाओ फटाफट। ठीक है, अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन है कट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स क्या होता है, सबको पता है कॉर्नर, मैं बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक पेपर है और इसके ये जो है 4 कॉर्नर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कट कॉर्नर्स, इनको काट दो। तो क्या होगा इसका सही मीनिंग? देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है टू कट ऑफ विद समवन, मतलब किसी से बातचीत करना बंद कर देना। नेक्स्ट है टू क्वारल विद समवन। क्वारल का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, लड़ाई करना। डिस्कॉर्ड जैसे मैंने आपको बताया, राइट। तो ये सब क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, किसी के साथ झगड़ा करना। नेक्स्ट है एक्ट दैट इज डन इन इजी एंड लीस्ट एक्सपेंसिव मैनर। आसानी से किया गया कोई टास्क या फिर कम खर्चे, मतलब इस तरीके से करना किसी टास्क को कि जिसमें कम खर्चा हो। एंड नेक्स्ट है टू अवॉइड समवन, किसी को अवॉइड करना, इग्नोर करना, राइट। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी काम को इस तरीके से करें कि वो आसान हो और उसमें कम खर्चा लगे, राइट। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ क्या होगा, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपका भी मेरे ही आंसर के साथ आंसर मैच कर रहा है तो अपने आप को फटाफट से अभी जो है +1 मार्क्स दे दीजिएगा। हम काउंट करते जाएंगे और लास्ट में जो है हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने आपके सही थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। ठीक है, क्या बोला है, एट वंस, एट समझ गए, दैट इज प्रपोजिशन। ठीक है, वंस किसी का, विट्स क्या होता है, एंड नेक्स्ट क्या है, एंड, मतलब कोई भी चीज एंड हो गई है, सीमा, लिमिट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो विट्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि सही आंसर क्या है। विट्स का मीनिंग होता है इंटेलिजेंस, या थिंकिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हम इसे बोलते हैं समझ, राइट, या सोच, राइट। अब आपने ना ये बात सुनी होगी, जहां आपकी सोच रुकती है या खत्म होती है वहां से हमारी सोच जो है शुरू होती है, राइट। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या हुआ कि किसी की समझ की लिमिट, ठीक है, उससे अगर क्रॉस है, उससे अगर आगे है तो मतलब उसे जो है वो चीजें समझ नहीं आएगी, जिसे हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में दैट इज किसी की सोच या समझ से परे। तो सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, पहला है परप्लेक्स्ड, सेकंड है क्लियर अप, थर्ड है एक्सप्लेन, एंड फोर्थ वन इज एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब क्या होता है, विजडम देना, किसी को ज्ञान देना, एनलाइटनमेंट होना। जैसे सुना होगा आपने, कई जो है मंक्स एनलाइटनमेंट के लिए यहाँ गए एंड ऑल, राइट। तो एनलाइटन का मतलब क्या होता है, किसी का मार्गदर्शन करना। ठीक है, मार्गदर्शन, राइट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, बताना, क्लियरली अच्छे से बताना, राइट। नेक्स्ट है क्लियर अप। क्लियर अप का मतलब क्या होता है, कोई भी कंफ्यूजन है उसको खत्म करना, राइट। एंड फोर्थ जो आपका है, सॉरी फर्स्ट जो है आपका, दैट इज परप्लेक्स्ड। अब देखिए परप्लेक्स्ड का मीनिंग क्या होता है, कंफ्यूज्ड। ठीक है, कंफ्यूज्ड। इफ समवन इज परप्लेक्स्ड तो दैट इज कि वो कंफ्यूज्ड आत्मा है। ठीक है, ऐसा नहीं है क्लियरली, राइट। तो सही आंसर देखिए क्या होगा, एट वंस विट्स एंड। अब कोई भी अगर चीज, कोई भी बात अगर किसी की सोच के परे है, समझ के परे है, तो दैट इज कि वो उस चीज को समझ नहीं सकता है, राइट। सो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, दैट वुड बी परप्लेक्स्ड। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स फटाफट से अभी की अभी दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बैड ब्लड। बैड का मतलब होता है बुरा, ब्लड का मतलब खून। तो बैड ब्लड मतलब क्या, किसी के खून में कुछ खराबी है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ब्लड जो वर्ड होता है ना, दैट डिनोट्स रिलेशंस।
ठीक है, किस चीज को डिनोट करता है? रिलेशंस को, रिश्तों को, राइट। तो बैड रिलेशंस, बैड ब्लड क्या हुआ? बैड रिलेशंस, किसी के साथ बुरे रिश्ते हैं, बुरे रिश्ते दैट इज किसी से दुश्मनी है, राइट। चार ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है एनमिटी या बिटर रिलेशनशिप, ठीक है, बिटर मतलब कड़वा होता है, एनमिटी मतलब क्या होता है? दुश्मनी, ठीक है। आई गेस अभी तक जो है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा कि सही आंसर क्या है। नेक्स्ट है क्वारल, अगेन झगड़ा। नेक्स्ट है ब्लैक ब्लड, काले रंग का खून, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है टू किल समवन, किसी का मर्डर करना, ठीक है। वैसे तो हम जैसे बोलते कि किसी का खून करना, बट यहाँ पर क्या बोला है? सिर्फ और सिर्फ बैड ब्लड बोला है, राइट। सो ब्लड डिनोट्स रिलेशंस एंड बैड इज समथिंग बिटर, ठीक है। तो किसी के साथ आपकी दुश्मनी हो या जिनसे आपके नाते जो है वो अच्छे ना हो, रिलेशन जो है आपके अच्छे ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट बैड ब्लड। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को फटाफट से +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन बोन टू पिक। बोन क्या है? हड्डी। टू पिक मतलब उठाना। तो यहाँ पर क्या किसी के हड्डी उठाने की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए बोन जो है, आपने ना कार्टून्स में देखा होगा, टॉम एंड जेरी में, तो वो डॉग जो होता है ना बोन रखता है हमेशा, राइट। अब सोचो काफी सारे डॉग्स का ग्रुप है, वहां पर आपने बोन फेंक दी तो क्या होगा? आपस में सभी जो है लड़ेंगे, झगड़ेंगे, राइट। तो आपको बताना यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। पहला है अपीयर सडनली, अचानक से आ जाना। नेक्स्ट है टू रिजेक्ट, ठीक है, किसी को डिनाई कर देना, मना कर देना। नेक्स्ट है कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का रीजन। एंड नेक्स्ट है टू एक्सेप्ट रियल, ठीक है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? कॉज ऑफ क्वारल होगा, यानी कि झगड़े की वजह, ठीक है। सो आई गॉट अ बोन टू पिक, दिस इज व्हाट, कि हमारा जो है झगड़ा हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक, राइट। आप देखिए यहाँ ना क्वेश्चन आपके सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, एंड वहां पर ना अंडरलाइन किया हुआ होगा कि आपको इस अंडरलाइंड वर्ड्स का सब्स्टिट्यूट बताना है, यानी कि इसकी जगह कौन सा वर्ड आ सकता है, या फिर आपको इसका मीनिंग बताना है। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। चार ऑप्शन है यहाँ पर। देखिए क्या बोला है? बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। तो अपने दुर्व्यवहार की वजह से उसे जो है संगीत सुनना पड़ेगा। अब देखिए संगीत सुनना तो यार बड़ा अच्छा काम है। अगर आप कुछ करें और आपको गाने सुनने के लिए बोला जाए तो आपको तो ये होगा कि ये सजा थोड़ा है, ये तो मजा है, राइट। तो देखिए फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है? आपने देखा होगा लड़ाई झगड़ा या जो भी होता है कार्टून में, तो उसकी जगह पीछे क्या बज रहा होता है? बैकग्राउंड म्यूजिक, राइट। तो म्यूजिक का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी बुरा काम किया है तो उसके आपको बैड ही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे, ठीक है। तो चार ऑप्शन है। पहला है गेट फिनिश्ड, सेकेंड है गेट रेप्रिमेंडेड, थर्ड है फील सॉरी, एंड फोर्थ वन इज लिसन टू द म्यूजिक। अब देखिए गाने सही में नहीं सुनाए जाएंगे। आपने कभी सुना है? क्या हुआ है ऐसा कि आपने कुछ गलत किया है और आपको उसके लिए गाने सुनाए जाए? बैठो हेडफोन लगाओ और गाने सुनो, नहीं होता है, राइट। तो ऑप्शन 4 जो है कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी। रेप्रिमेंडेड का मतलब क्या हुआ? दैट इज आपको डांट सुननी पड़ सकती है, या फिर आपको क्रिटिसिज्म सुनने को मिल सकता है, या फिर आपको जो है पनिशमेंट भी मिल सकती है। सो रेप्रिमेंडेड वुड बी द करेक्ट आंसर। तो अगर आप सभी का ऑप्शन भी सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका किथ एंड किन। एक आपने किनशिप वर्ड सुना होगा, दैट इज फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, राइट। तो इसका जो है आपको सही आंसर बताना कौन सा होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर है। पहला है नीस एंड नेफ्यू। नीस एंड नेफ्यू देखिए कौन होते हैं? किसी भी पर्सन के ब्रदर्स या सिस्टर्स या कजन्स जो भी हैं, उनके बच्चे जो होते हैं उनके लिए नीस एंड नेफ्यू यूज किया जाता है। नीस जो है फीमेल होती है एंड नेफ्यू जो है मेल होता है, ठीक है। नीस मतलब क्या हुआ? भांजी और भतीजी, एंड नेफ्यू क्या हुआ? भांजा और भतीजा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है फादर एंड मदर, माता पिता, राइट। नेक्स्ट है रिलेटिव्स, रिश्तेदार। कॉलीग्स, कॉलीग्स क्या होते हैं? जैसे कि कहीं आप अगर जॉब करते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ के जो आसपास के जो लोग होते हैं जिनको आप जानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलीग्स, राइट। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन से सही आंसर क्या होगा? देखिए किथ एंड किन के लिए हिंदी में एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज सगे,
संबंधी, राइट? क्या होते सगे संबंधी? अब सगे संबंधी कौन हुए? सगे मतलब जिनसे आपका रिलेशन है, राइट? मदर, फादर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, उनके बच्चे है ना, ये सब क्या हुए? सगे हुए। संबंधी क्या हुए? रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स एटसेट्रा, ठीक है? तो किथ एंड किन, किन के लिए जो है हम यूज करते हैं वर्ड नीस, नेफ्यू, फादर एंड मदर। रिलेटिव्स के लिए हम यूज करेंगे क्योंकि रिलेटिव वर्ड जो है सभी को लिए ही जो है यूज किया गया है, क्योंकि किथ एंड किन क्या हुआ? सगे संबंधी, मतलब जो खुद के हैं, जिनका सेम ब्लड है, जिनका हमारा ब्लड से रिलेशन है वो, और बाकी के जो भी रिलेटिव्स है, ठीक है? तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अ कट अबव। क्या बोला? अ कट अबव। अब इसका जो है आपको सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। रादर सुपीरियर टू, टफ सिचुएशन, टू बी आइडल मतलब खाली बैठना, एंड लास्ट वन इज टू ऑब्जेक्ट एट समथिंग मतलब कुछ हो रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन करना, ठीक है? आपने सुना होगा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर आपत्ति जताना इज टू ऑब्जेक्ट एट समथिंग, ठीक है? तो जानते हैं अ कट अबव का मतलब क्या होगा। अब जैसे आपने ना ये वर्ड सुना होगा डेढ़ शाना है, मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन, उसकी इंटेलिजेंस का हाफ एक्स्ट्रा, मतलब एक पर्सन जितने इंटेलिजेंट है उसका हाफ एक्स्ट्रा इज डेढ़, राइट? डेढ़ शाना यही होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मतलब डिफरेंट मतलब जो भी लोग हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा सुपीरियर, उनसे थोड़ा बेटर, ठीक है? अब कट अबव का मतलब क्या होता है? देखिए कट क्या होता है आपको पता है? कट लगता है कैसा होता है, राइट? सो एक कट ऊपर, ठीक है? तो जैसे सुना भी होगा कि अगर ये यहाँ है तो वो यहाँ है, राइट? सो दैट इज अ कट अबव, ठीक है? सो कट अबव का मतलब क्या होता है? रादर टू सुपीरियर टू समथिंग और समवन, उसको हम बोलते हैं अ कट अबव। एग्जाम्पल जैसे हो सकता है दैट श्रुति इज अ कट अबव दैन राहुल, राइट? तो उससे ज्यादा सुपीरियर है। तो अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक है? डेड हॉर्स मतलब मृत घोड़ा, राइट? फ्लॉग का मतलब क्या होता है? हाँकना। अब देखिए आपने देखा होगा जो तांगे होते हैं या रथ होते हैं उसमें क्या होता है? घोड़े को हाँकते हैं तो रथ आगे बढ़ता है, चलता है। रेस की भी अगर हम बात करें, घोड़ों की रेस होती है तो हाँकेंगे, जितना ज्यादा हाँकेंगे उतना तेज वो दौड़ेगा, राइट? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या होगा? 4 ऑप्शन है। टू एक्ट इन अ फुलिश वे, पागलों वाला काम करना। नेक्स्ट है टू वेस्ट वंस एफर्ट, अपनी मेहनतों को वेस्ट करना। नेक्स्ट है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन एन ओल्ड सब्जेक्ट, किसी पुरानी चीज में अचानक से इंटरेस्ट आ जाना। रिवाइव का मतलब होता है जगाना, ठीक है? नेक्स्ट है टू रिवाइव ओल्ड मेमोरीज, पुरानी जो मेमोरीज है उनको याद करना, जगाना इन द सेंस क्या होगा? उनके बारे में सोचना, ठीक है? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप डेड हॉर्स को फ्लॉग करेंगे तो क्या वो रेस में दौड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं दौड़ेगा, राइट? एंड ये तो आपको खुद को भी पता चल रहा है कि डेड हॉर्स है, उसको तो वैसे भी कोई फायदा नहीं। तो सही आंसर देखिए क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि अपने एफर्ट्स जब कोई पर्सन वेस्ट करता है उसे हम बोलते हैं टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक है? तो एग्जाम्पल जैसे हुआ दैट कि his search was useless, he was just flogging a dead horse. उसका जो ये सर्च था, जो वो जिस चीज की वो तलाश कर रहा था वो यूजलेस था, और वो एक तरह से क्या था? एक डेड हॉर्स को फ्लॉग करने के बराबर था, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ हाल्सियन डेज। एडोलेसेंस मतलब जो टीनेज में जब आप आ जाते हैं तो उसे क्या बोला गया है? हाल्सियन डेज बोला गया है। अब देखिए हाल्सियन क्या होता है? दैट इज बर्ड या बर्ड्स होते हैं, एक बर्ड्स का टाइप होता है, जैसे स्पैरो होता है, पैरेट होता है, पिकॉक होता है, ऐसे ही हाल्सियन इज अ बर्ड। अब आपने एक गाना सुना होगा, पंछी बना फिरता रहूं मस्त गगन में, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट पर्सन इज हैप्पी एंड केयरफ्री, राइट? तो बर्ड जो वर्ड है ना वो किस चीज को शो करता है? फ्रीडम को शो करता है। इसी रीजन से आपने देखा होगा ट्विटर का जो लोगो है उसमें क्या है? बर्ड है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है फ्रीडम है,
कि आप जो है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो हालचोन का मतलब क्या हुआ, बर्ड्स हुआ जैसे कि बताया। तो सही आंसर क्या होगा, पहला है हार्ड डेज, नेक्स्ट है ऑफ मेंटल प्रेशर, नेक्स्ट है हैप्पी डेज एंड डेज ऑफ प्रिपरेशन। तो गाना भी मैंने आपको बता दिया है, तो सही आंसर क्या होगा, दैट इज हैप्पी डेज, खुशहाली के दिन। उसके लिए जो है हम वर्ड यूज करते हैं हालचोन डेज, ठीक है। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक शीप, ठीक है। ब्लैक शीप जो है, आपने ना एक पिक्चर देखी हो रोबोट रजनीकांत वाली, राइट, वो चिट्टी होता है, उसमें वो वाला होता है ना, वो प्रोफेसर जो होता है वो उसके चिट्टी का जो किंगडम है उसमें वो पहुंच जाता है, राइट, बिल्कुल वही रोबोट वाला गेटअप लेकर। तो उसको शक होता है, तो वो क्या करता है, सबको असेंबल करता है और कहता है अपनी हेड रोटेट करो। तो उसमें से जो हेड रोटेट नहीं कर रहा होता है तो उसके पास जाता है, क्या कहता है, ब्लैक शीप, राइट, अगर याद हो थोड़ा सा। तो शीप जो है या ब्लैक शीप मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट इज बैड, ठीक है। तो उसके लिए ब्लैक शीप वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। पहला है पर्सन विद अ बैड रेपुटेशन, सेकंड है वन हु लिव्स अ लाइफ ऑफ शेम, जो शर्मिंदगी की जिंदगी जीता है। नेक्स्ट है वन हु इज ऑलवेज डूइंग रॉन्ग, जो हमेशा गलती करता रहता है। एंड नेक्स्ट है वन हु डज नॉट कॉपरेट, जो कोई कॉपरेट नहीं करता है, ठीक है। तो सही आंसर देखिए इस क्वेश्चन का क्या होगा, पर्सन विद अ बैड रेपुटेशन। देखिए ब्लैक वर्ड जो होता है ना, आपने देखा होगा मूवीज में कोई विलन आता है, राइट, या रामायण में आपने देखो रावण एंड ऑल, ये सब क्या होता है, काले कपड़े होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक किस चीज को शो करता है, बैड ओमेन को, मतलब अपशगुन को, बैड, मिस्ट्री, इन सबको जो है डिनोट करता है, ठीक है। तो सही आंसर देखिए इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। आप देखेंगे कलर्स का भी जो है बहुत ज्यादा रोल होता है आपके इंग्लिश में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 14th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है टू स्टर द हॉर्नेट्स नेस्ट। अब हॉर्नेट क्या होती है, जैसे मधुमक्खी होती है ना या वास्प होता है, उसके ही जैसा इंसेक्ट होता है, मतलब वही डंक मारने का नेचर है, ठीक है। अब उसका छत्ता, राइट, अब मैं आपको कहूं कि एक बहुत बड़ा हॉर्नेट का नेस्ट है और मैं आपको बोलूं बेटा ये लो डंडा, जाओ मारो वहां जाकर, तो आप क्या कहोगे, अरे मैम कैसी बात कर रहे हो, ये तो अपनी मौत को दावत देने जैसा है, राइट। यानी कि प्रॉब्लम हो सकती है उससे, मैम समस्या हो जाएगी, आप मानते क्यों नहीं हो, राइट। तो सही आंसर देखिए क्या होगा, पहला है कॉज्ड एंगर इन मेनी पीपल, नेक्स्ट है अ ट्रबलसम और हैजार्डस सिचुएशन, नेक्स्ट है एक्टेड विद एनर्जी एंड इंटरेस्ट, एंड फोर्थ वन इज रिस्पॉन्डेड टू क्रिटिसिज्म एंग्रीली। रिस्पॉन्डेड टू क्रिटिसिज्म एंग्रीली का मतलब क्या हुआ, गुस्से से जो है अगर किसी का विद्रोह का आप जवाब देते हैं, ठीक है। विद्रोह क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है, रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना, एंड एंग्रीली मतलब गुस्सा होना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि छत्ते को अगर मैं मारने को बोलूं तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं मैम काट लेंगी, क्यों काट लेंगी, मौत को दावत देने जैसा है। तो सही आंसर क्या होगा, अ ट्रबलसम और हैजार्डस सिचुएशन, बड़ी प्रॉब्लम है मैम, मुसीबत हो जाएगी, क्या बात कर रहे हो, राइट। सो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स फटाफट से दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू स्मेल अ रैट। अब देखिए ये आपने सुना होगा, क्या एक्सपीरियंस भी किया होगा, घर में ना जब चूहे आ जाते हैं तो क्या होता है, उनकी स्मेल हो जाती है, ठीक है। तो स्मेल हल्की सी आई, चूहे हैं क्या यार घर में, नहीं, स्मेल आ रही है, मुझे डाउट है, शक है, राइट। तो आपको क्या होता है, डाउट हो जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको बताने सही आंसर क्या है। पहला है टू सी अ हिडन मीनिंग, कोई छुपा हुआ मीनिंग किसी पीछे के किसी चीज के पीछे का ढूंढना। नेक्स्ट है टू मिसअंडरस्टैंड, मतलब धोखा होना, ठीक है। नेक्स्ट है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, ट्रिक का मतलब क्या होता है, छलावा, ठीक है, ठीक है। वैसे तो ट्रिक्स होती है वो भी जो शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक मतलब किसी छलावे का अंदेशा होना, ठीक है, ठीक है, सॉरी छलाव मैं लिख देती हूँ, छलावे का अंदेशा होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू एक्सपीरियंस द एड स्मेल, सॉरी एड नहीं होगा ये यहाँ पर, बैड होगा, ठीक है।
बुरी स्मेल आना, राइट। अब देखिए हम लिटरल मीनिंग नहीं लेते, 3 ऑप्शन रह गए, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो टू स्मेल अ रैट का मतलब ये हुआ कि जब आपको किसी भी तरह के शक, किसी भी तरह के छलावे का जब शक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको फटाफट से +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक अ लेग। इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर CUET 2024 तो मैं आपको जरूर बोलूंगी ब्रेक अ लेग। अब आप सोच रहे होंगे ब्रेक अ लेग मैम किसके पैर तोड़ने की बात हो रही है, पेपर फोड़ने की बात तो चलो समझ में आती है, पैर तोड़ने की बात क्या हो रही है। देखिए ब्रेक अ लेग का मीनिंग क्या होता है, किसी को आप गुड लक विश करते हैं, ठीक है। तो सेइंग गुड लक टू समवन इज ब्रेक अ लेग। तो मतलब असली में किसी के पैर तोड़ने की बात नहीं हो रही है, आपको सनी देओल नहीं बनना है, आपको गदर 3 नहीं बनानी है, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, दैट इज सेइंग गुड लक टू समवन। अगर कोई कहीं जा रहा है तो आप बोल सकते हो ब्रेक अ लेग। वो कहेगा यार पैर तोड़ रहे हो, पैर नहीं तोड़ रहे हो, उसको भी समझाना गुड लक बोलने का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है इन द फास्ट लेन, ठीक है। अब लेन क्या होती है, आपने देखा होगा सड़क होता है, ये मैं डिवाइडर बना रही हूँ थोड़ा सा रफली ही, ठीक है। ये 2 लेन है, ठीक है, इधर हमारी गाड़ी चलती इधर से आती है। अब कई महानुभाव होते हैं जो इधर से गाड़ी चलाते थे रॉन्ग साइड, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होते हैं, जो रोड होते हैं ना इनमें भी जो हाईवेज होते हैं, हाईवे में आप देखेंगे 3 लेन या 4 लेन होते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल राइट में होता है वो होता है फास्ट वाला, मतलब स्पीड होती है। यहाँ पर मीडियम स्पीड वाले चलाते हैं, एंड इधर जो है छोटे व्हीकल हो गए या फिर जो स्लो स्पीड वाले व्हीकल होते हैं वो यहाँ चलाते हैं, ठीक है। फास्ट लेन मतलब क्या हुआ, ये वाला लेन। सो इन द फास्ट लेन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, तो ड्राइविंग अ सुपर फास्ट कार नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द लेन, एक लेन से दूसरी लेन जाना, नहीं, लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या है, अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट एंड रनिंग इन अ कंपटीशन, ठीक है। तो आपने देखा होगा रेस में या किसी मूवीज में आपने देखा होगा जब कोई एक्टर बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो क्या करता है, गाड़ी बहुत तेज चला रहा होता है, राइट। तो यहाँ ना क्या है, इन द फास्ट लेन का मीनिंग क्या होता है, अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, खुशी से भरी, एक्साइटमेंट से भरी जिंदगी। तो आपसे अगर कोई पूछे हाउ आर यू, कैसी है जिंदगी, इन द फास्ट लेन, दैट इज माई लाइफ इज फिल्ड विद एक्साइटमेंट, ठीक है। तो अगर आप सभी का सही है अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑन थिन आइस। अब मूवीज में देखा होगा एक्टर जो हीरो है और विलन है, लड़ाई हो रही है, लड़ते लड़ते झील के ऊपर पहुंच गए, कौन सी झील, जो जमी हुई झील है, ठीक है। अब लड़ाई हुई, ये उसने जो है विलन ने मुक्का मारा, एंड हीरो जो है जाकर क्या हुआ, उस वाले हिस्से में गिरा जहां पर बर्फ जो है टूट जाती है, तड़क जाती है, राइट। फिर वो फिर से जो है उस पर गिरता है और क्या होता है, पानी में डूब जाता है। फिर कोई बाहर से चिल्लाता है ओ नो, राइट, ठीक है। तो ऑन थिन आइस का मतलब क्या हुआ, व्हेन यू वॉक ऑन थिन आइस, तो आपकी गिरने के चांस होते हैं, राइट। तो वो टूट सकती है पिघल कर या कैसे भी कर वेट से भी, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका आपको बताना है। पहला है वॉकिंग ऑन द फ्रोजन लेक, जमी हुई झील पर चलना, बिल्कुल नहीं, मैंने ये एग्जाम्पल बताया, सही में झील पर चलने की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट है टू बी कोल्ड इन बिहेवियर, मतलब कोल्ड जो वर्ड है ना वो शो करता है रूडनेस को, ठीक है, क्रूएलिटी को। तो किसी से आप अगर रूडली बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि आपका जो बिहेवियर है वो कोल्ड है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन, ये अब इसके साथ मैच कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, स्टेइंग इन आइसी प्लेसेस, ये भी नहीं होगा। तो टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन इज ऑन थिन आइस। तो आप जैसे बोल सकते हैं आपकी और आपकी सिबलिंग की लड़ाई हो रही है, यू आर ऑन द थिन आइस, मतलब इसके बाद तुम रिस्क में आ जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक, केक पीस, केक का पीस आपको दिया जाए, अच्छा लगेगा, राइट। बड़ा ही कंफर्टेबल, बड़ा ही आसान होता है, ये काटा कट लगाया खा लिया। अब केक वर्ड जो है अगर आप देखेंगे इडियम्स में, दैट इज रिलेटेड टू समथिंग दैट इज इजी, ठीक है। जैसे कि हुआ केक वॉक, ठीक है।
तो हम बोलते हैं दैट दिस टास्क वॉज अ केक वॉक. ठीक है, केक वॉक का मीनिंग क्या होता है? दैट इज समथिंग दैट कैन बी इजीली डन, राइट. उसे हम बोलते हैं केक वॉक. अब आप केक वर्ड से जो है समझ गए कि कोई इजी काम हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं. अब क्वेश्चन है अ पीस ऑफ केक, सो क्या होगा? समथिंग दैट इज फेवरेट, फेवरेबल सिचुएशन, समथिंग इजीली अचीव्ड. तो जब कोई चीज आसानी से अचीव हो जाती है, हिंदी में अगर हम बोले ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, सो इट वॉज अ पीस ऑफ केक, बहुत ही आसान था मेरे लिए ये काम करना. ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी सही है. अगर आपका भी आंसर मैच कर रहा है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट है टाई द नॉट. ठीक है, टाई द नॉट मतलब गांठ बांधना, राइट. तो यहाँ पर गांठ बांधने की बात नहीं हो रही है. शादी में देखा होगा आपने, दूल्हा दुल्हन जो है फेरे में बैठे हुए होते हैं और बांधा जाता है, गठबंधन होता है, वो बंधेगा, फेरे लेंगे, शादी हो जाएगी, राइट. तो टाई द नॉट वैसे तो देखिए इंडियन कल्चर से नहीं आया है, वेस्टर्न कल्चर से है. अब वहां पर कुछ रिचुअल होता है जिसमें जो है नॉट बांधते हैं, आई गेस रिंग फिंगर पर बांधते हैं या कुछ, मतलब नॉट से ही रिलेटेड है, राइट. तो इसका मीनिंग देखिए क्या होता है? शादी होना. 4 ऑप्शंस यहाँ पर है. दैट इज मिक्सिंग विद पीपल, लोगों के साथ मिलना. नेक्स्ट है टू मैरी अ मेट, किसी से शादी करना. नेक्स्ट है क्वारल विद समवन, किसी से लड़ाई करना. अब यहाँ पर तो नॉट बांधने की बात हो रही है, शादी की बात हो रही है, तो ये तो होगा ही नहीं. नेक्स्ट है अवॉइडिंग द सिचुएशन, ये भी नहीं होगा. सही आंसर क्या होगा? दैट इज टू मैरी अ मेट, किसी से शादी करना इज टाइंग अ नॉट. तो वेडिंग के जो कार्ड्स होते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि दिस एंड दिस आर टाइंग द नॉट ऑन जो भी डेट है, राइट. अब टाइंग द नॉट का मतलब ये मत समझ लेना कि वो जाके कहीं गांठें बांधेंगे, नहीं, मतलब कि उनकी शादी होने वाली है. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड ऑफ रोजेस. ठीक है, बेड पता है, स्कूल से थक हार के जाके बैग रखा, लेट गए, आई वॉन्ट टू रिलैक्स, राइट. अब क्या बोला है? बेड ऑफ रोजेस. तो रोजेस अगर उस पर लगाए हुए हैं, वाह क्या कंफर्टेबल है. जैसे बोलते हैं ना, जिंदगी हो तो ऐसी हो, राइट. तो बेड ऑफ रोजेस क्या हुआ? इसका सही आंसर आपको बताना. 4 ऑप्शंस है. एन इजी कंफर्टेबल सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन, समथिंग दैट इज रेयर टू फाइंड. अब देखिए वैसे तो रोजेस का बेड जो रेयर ही होता है, बट इट वॉन्ट बी मैचिंग विद दिस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? समथिंग दैट इज फेवरेट. अब सही आंसर देखिए क्या होगा? एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन. तो बेड ऑफ रोजेस मतलब एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन. एग्जाम्पल जैसे हुआ दैट हिज लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ रोजेस, दैट इज कि वो कंफर्टेबल सिचुएशन में जी रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिक वंस नेक आउट. अब खुद सोचो, गाड़ी में बैठे हो या स्कूल की बस ही सोच लेते हैं, कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं, मतलब अलग ही तरीके का दिमाग होता है, हाथ बाहर निकालते हैं. अब सोचो एक बच्चा बस की खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल ले, ठीक है, तो ड्राइवर डांट मारेगा, है ना. क्या कर रहे हो? अंदर से करो. क्यों? क्योंकि सिर पर जो है चोट लग सकती है, आती जाती जो भी गाड़ी होगी उसको नहीं पता, आपने एकदम से गर्दन निकाली, साइड में से गाड़ी जा रही है, खत्म, टाटा बाय बाय, राइट. तो स्टिक वंस नेक आउट मतलब क्या हुआ? जब आप कोई रिस्की काम करते हैं, खतरनाक काम करते हैं जो आपकी लाइफ को थ्रेटनिंग होता है, राइट. 4 ऑप्शन है. पहला है ब्लेमिंग समवन, किसी पर इल्जाम लगाना. नेक्स्ट है टू टेक अ रिस्क, रिस्क लेना. नेक्स्ट है क्वारलिंग विद समवन, किसी से झगड़ा करना. एंड नेक्स्ट है वेक अप एंड गेट आउट ऑफ बेड प्रॉम्प्टली, मतलब टाइम से उठना, जागना, राइट. तो सही आंसर यहाँ क्या होगा? दैट इज टू टेक अ रिस्क. कोई हजार्डस सिचुएशन या कोई हजार्डस इंसिडेंट हो जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज है, तो उसके लिए आप ये यूज करते हैं. दैट इज टिक वंस नेक आउट. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. ठीक है, घोड़े के मुंह से. क्या जानते हैं इसका भी मीनिंग क्या है? 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं. पहला है आपको फ्रॉम अ रिस्की सिचुएशन, किसी खतरनाक सिचुएशन से. नेक्स्ट है कमिटिंग इलीगल एक्ट्स. इलीगल मतलब जो अलाउड ना हो, ठीक है, गैर कानूनी. इलीगल होता है गैर कानूनी, ठीक है. नेक्स्ट है फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स. रिलायबल मतलब विश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं. नेक्स्ट है टेकिंग आउट समथिंग आउट ऑफ हॉर्सेस माउथ, कुछ हॉर्स के माउथ से बाहर निकालना.
अब इसका सही आंसर देखिए क्या है, क्या बोला है, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हिंदी में ना आपने ये सुना होगा कि खुद खबरी के मुंह से ये बात मैं सुनकर आ रहा हूँ, राइट। सो दैट इज कि जो इंफॉर्मेशन का रिसोर्स है, जिसने वो चीज होते हुए देखी है, ठीक है, जो आई विटनेस है, उसी के मुंह से जो है मैं जानकर आया हूँ, राइट। तो सही आंसर देखिए क्या होगा, दैट इज फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। सो जब कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी आपको पता चलता है एक रिलायबल सोर्स से, तो उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फूल्स एरेंड। एरेंड का मतलब क्या होता है, दैट इज जो छोटी ट्रिप्स होती है, जैसे कि घर से मम्मा ने भेज दिया जाके 1 किलो दूध ले आओ, या पुदीना ले आओ, या धनिया ले आओ, नींबू ले आओ, मिर्ची ले आओ, जो भी, दीज आर व्हाट, दीज आर एरेंड्स, ठीक है, छोटे मोटे जो काम के लिए आप बाहर जाते हैं, ठीक है। तो फूल्स एरेंड क्या होगा, एरेंड मतलब आप कहीं जा रहे हैं तो काम से जा रहे हैं, फूल्स एरेंड क्या होगा, इसका मीनिंग आपको बताना है। पहला है एक्टिंग लाइक अ फूल, बेवकूफों की तरह एक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है इजी टास्क, बहुत ही आसान काम। नेक्स्ट है यूजलेस अंडरटेकिंग, कोई भी ऐसा काम करना जो क्या है, यूजलेस है। एंड नेक्स्ट है टॉकिंग विद स्टूपिड, बेवकूफ के साथ बात करना। अब सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। देखिए फूल्स का मतलब क्या होता है, वैसे तो पागल होता है, बट यहाँ पर जो इसका सही मीनिंग होगा वो क्या होगा, दैट वुड बी यूजलेस अंडरटेकिंग, जब कोई यूजलेस काम करते हैं, ठीक है। जैसे बोलते भी है ना कि आप बेवकूफों की तरह भटकते फिर रहे हो, दैट इज यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस, राइट। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ऑन थिन आइस, जैसे कि हम ये जान चुके हैं इसका सही आंसर क्या है, टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूस चेस, ठीक है। गूस क्या होती है, बतख, ठीक है। वाइल्ड क्या हुआ, जंगली, तो जंगली बतख के पीछे करने की बात हो रही है, नहीं, ठीक है। अब देखिए आपने ना मूवीज में देखा होगा, अगर कोई मुर्गा होता है, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, और आप उसके पीछे भागो उसको पकड़ने के लिए, वो आपके हाथ में नहीं आएगा। आप कितना ही जो है जतन कर लेना, कुछ भी कर लेना, वो आपको पूरा मतलब गांव घुमा देगा, बट आपके हाथ नहीं आएगा। दैट इज कि उसका पीछा करना भी क्या है, यूजलेस है भाई, जब आपको पता है कि नहीं आएगा हाथ में, तो मतलब समथिंग दैट इज यूजलेस, राइट। तो वाइल्ड गूस चेस जो है उसी से ही रिलेटेड है, इसी फैक्ट से रिलेटेड है कि भैया मुर्गे के पीछे आप भागोगे ना तो वो ऐसे नहीं आता है हाथ में, तो दैट इज यूजलेस, अनसक्सेसफुल, राइट। सो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या होगा, पहला है रनिंग आफ्टर गूस, नहीं। नेक्स्ट है अनसक्सेसफुल सर्च, ये जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है टू कीप समथिंग गोइंग, जो चल रहा है उसको चलने दे। एंड नेक्स्ट है रनिंग आफ्टर एवरी अपॉर्चुनिटी, जो भी मौका मिल रहा है उसके पीछे भागना। अब ये भी नहीं होगा, देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर आपको मैच कर रहा है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एन आर्म एंड अ लेग, सेंटेंस से मैं आपको बता देती हूँ, इट कॉस्टेड मी an arm and a leg, ठीक है। जैसे कि आप पूछ रहे हो मैम कौन सा फोन लेना चाहिए, मैंने बोल दिया मैम आप बेटा आईफोन ले लो, ठीक है। आपने पूछा क्या मैम कौन सा फोन जो है लेना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ आफ्टर 12th एक बढ़िया सा फोन खरीद लूँ, मैंने बोला आईफोन खरीद लो, आप अरे मैम कितनी बेचनी पड़ जाएगी यार। सो समथिंग दैट कॉस्ट यू एन आर्म एंड लेग का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा खर्चा होना, राइट, क्योंकि आईफोन्स क्या है महंगे, राइट। तो 4 ऑप्शन है, पहला है टू क्वारल विद समवन, नेक्स्ट है समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, राइट। सो टू कॉस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं समथिंग दैट कॉस्टेड मी, या आर्म एंड लेग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट इज रियली रियली एक्सपेंसिव, बहुत महंगा, खर्ची, जिसमें ज्यादा खर्चा है, ठीक है। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बेकर्स डजन। अब देखिए डजन आपको पता है क्या होता है, एक डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। बेकर्स डजन क्या होता है, मतलब एक बेकर के अकॉर्डिंग एक दर्जन का मतलब क्या होता है, आप अगर बेकर के पास जाओ, आप बोलो 1 डजन मुझे जो है बन दे दो, ठीक है, तो वो क्या करता है कॉम्प्लीमेंट्री एक और एक्स्ट्रा दे देता है। जैसे सब्जी वाले के पास जाते हैं, काफी सारी सब्जी ली, उसने एक्स्ट्रा जो है धनिया पुदीना मिर्च जो भी है वो दे दी, राइट। ऐसे ही बेकर भी करते, क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा दे दिया बन, राइट। तो बेकर्स डजन क्या होता है, 12 + 1,
दैट इज व्हाट 13। इतना तो मैथ्स आता होगा सबको, है ना? तो 13 ऑफ समथिंग इज व्हाट बेकर्स डजन, ठीक है? तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीट ब्लैक एंड ब्लू। मूवीज में, कार्टून्स में देखा होगा, जब मुक्का बढ़ता है किसी को या पिटाई होती है उसकी, तो वो क्या हो जाता है? नीला काला, नीला पीला हो जाता है, राइट? तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या हुआ? अब एक तो हो गया चांटा मार दिया, ठीक है, एक हुआ इतनी जोर से मारा किसी को कि वो नीला हो गया, दैट इज कि किसी को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारा गया है, राइट? तो टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होगा? टू बीट वेरी बैडली, किसी को बहुत ही बुरे तरीके से पीटना, ठीक है? अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। स्वाइन क्या होता है? आपका पिग होता है, ठीक है? स्वाइन का मतलब होता है पिग। सो टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन मतलब पिग के सामने मोती डालना, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए पर्ल क्या होता है, उसकी वर्थ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कीमती चीजों में आता है, और आप वो एक पिग को दें तो मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन उस चीज के लायक नहीं है, आप उसे वो चीज दे रहे हैं। अब स्वाइन क्या यूज करेगा यार उसका, राइट? तो सही आंसर क्या आपको इसका बताना है। पहला है टू शो योर वर्थ, सेकेंड है टू बी व्हेन समवन नीड्स यू, तो जब किसी को आपकी जरूरत होती है तो आप उसके साथ हो। नेक्स्ट है टू इम्पार्ट विजडम, ज्ञान देना, एंड नेक्स्ट है टू ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डज नॉट रिकॉग्नाइज इट्स वर्थ। तो मतलब ऐसे पर्सन को कोई कीमती चीज देना जो उसकी कीमत को, उसकी वैल्यू को समझता ना हो, राइट? सो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है? ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स फटाफट से दे दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, बाय हुक एंड क्रूक, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका CUET 2023 में क्वेश्चन आया था, ठीक है? क्वेश्चन जो है आपके मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी हो सकते हैं एंड MCQ भी, ठीक है? तो दोनों तरीके से जो है आपकी तैयारी हो रही है। MCQ में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है क्योंकि ऑप्शंस जो है कभी कभी सिमिलर नजर आते हैं, बट मैच द फॉलोइंग में आप बड़े ही आसानी से जो है डिस्टिंक्ट कर पाते हैं, एंड आपके पास ऑप्शन भी होता है, तो जो भी आपका जो है मैच करता है आप उसे चूज कर सकते हैं। अभी हम MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आगे जो है हम मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में भी करेंगे। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है बाय हुक एंड क्रूक, ठीक है? तो सेंटेंस जैसे कि मैं लिख देती हूँ एक, दी players are so aggressive that they want to win by hook and crook। मतलब क्या हुआ कि जो प्लेयर्स हैं टीम में वो इतने एग्रेसिव हैं, मतलब एग्रेसिव तो वैसे होता है गुस्सेल, एग्रेसिव है जीतने के लिए, मतलब उनको कैसे भी करके जीतना है, ठीक है? दे वांट टू विन बाय हुक एंड क्रूक, मतलब कैसे भी करके जो है उन्हें जीतना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, बाय फेयर मीन्स और फाउल। फेयर मीन्स मतलब रूल्स को फॉलो करते हुए, एंड फाउल मतलब क्या हुआ, रूल्स को ब्रेक करते हुए या हथकंडे अपनाकर, ठीक है? नेक्स्ट है बाय द यूज ऑफ हुक्स, जो हुक्स होते हैं उसके यूज से, तो ये तो होगा ही नहीं। बाय एनी पॉसिबल वे, जो भी तरीका लगे वो। नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव। अब देखिए सही आंसर यहाँ क्या होगा, दैट वुड बी बाय फेयर मीन्स ऑफ फाउल। मतलब हुक का क्या हुआ, फेयर मीन्स, एंड क्रूक का मतलब क्या हुआ, फाउल मीन्स, ठीक है? सो नियम में रहकर, लिमिट में रहकर, या फिर लिमिट से बाहर निकलकर, या फिर अनफेयर मीन्स का यूज करके, ठीक है? तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन CUET 2023 से, दैट इज एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है? एक्स क्या होती है, कुल्हाड़ी होती है, राइट? सभी ने देखी होगी, कुछ ऐसी होती है कुल्हाड़ी, राइट? तो उसको ग्राइंड करना,
मतलब उसको शार्प करना, ठीक है। तो इसका आपको बताना है सही मीनिंग क्या होगा। 4 ऑप्शन है। पहला है टू प्रिपेयर फॉर समथिंग बिग, किसी बड़े चीज के लिए प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है अ पर्सनल इंटरेस्ट टू सर्व, अपने फायदे के लिए कुछ करना। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर टू कट अ ट्री, पेड़ काटने की तैयारी करना। एंड फोर्थ वन इज टू प्रिपेयर एन एक्स। अब देखिए एन एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग क्या होता है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करना इज नॉन एज व्हाट, एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगेन आपका CUET 2023 से है ये क्वेश्चन। इन द निक ऑफ टाइम, ठीक है, इन द निक ऑफ टाइम। आपने ना वर्ड सुना होगा कि उस पर्सन ने बिल्कुल एंड मोमेंट पर जो है, लास्ट मोमेंट पर जो है मना कर दिया, ठीक है। सो इन द निक ऑफ टाइम दैट पर्सन डिनाइड आवर प्रपोजल, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जो है उस पर्सन ने हमारा प्रपोजल इग्नोर कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है इन रियली लेस टाइम, बिल्कुल ही कम समय में। नेक्स्ट है टू कलेक्ट निकल्स, निकल्स मतलब जो निकल मेटल होता है उसको कलेक्ट करना। नेक्स्ट है फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, बिल्कुल इन मोमेंट पर, लास्ट पॉसिबल मोमेंट पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट चलते हैं। सिटिंग ऑन द फेंस, फेंस देखिए क्या होती है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का जो है बाउंड्री जैसा होता है पार्क के चारों तरफ या कहीं पर भी, ठीक है। सो टू सिट ऑन अ फेंस मतलब क्या हुआ, एक पर्सन जो है इस पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब फेंस क्या करती है, बाउंड्री क्रिएट करती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो अगर कोई फेंस पर बैठा हुआ है दैट इज ना ही वो बाहर रहना चाहता है ना ही वो अंदर रहना चाहता है, राइट। सो दैट पर्सन इज व्हाट, कंफ्यूज। 4 ऑप्शन है। पहला है वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट है हेजिटेटिंग टू चूज अ साइड। एक ऑप्शन दिए हुए 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अगर कोई चूज कर नहीं पाता है, कंफ्यूज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, hesitating to choose a side. Next है none of the above. अब जैसे कि sitting on the fence मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है एक साइड चूज नहीं करता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं sitting on the fence, ठीक है। तो इसके लिए जैसे सेंटेंस हो सकता है कि we have not received any response from her, she is sitting on the fence, मतलब कि वो कंफ्यूज्ड है, हेसिटेट कर रही है कि उसे किसकी साइड होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन 34 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है देयर आर बैड कैरेक्टर्स इन एवरी कम्युनिटी। तो इस तरीके से भी जो है आपका क्वेश्चन हो सकता है, हाईलाइट किया हो सकता है या अंडरलाइन किया हो सकता है, किसके लिए आपको सब्स्टिट्यूट बताना है, ठीक है। अब ऑप्शंस में क्या होंगे, आपके इडियम्स होंगे एंड उनमें से कोई सही इडियम जो है आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो पहला है बैड गोट, ब्लैक गोट, बैड शीप, ब्लैक शीप। अभी जो है हमने थोड़ी देर पहले ही इडियम कवर किया था, बैड ब्लड हमने किया था एंड ब्लैक शीप किया था। गोट के बारे में तो हमने बात की ही नहीं, ना ही बैड शीप के बारे में की। तो ब्लैक शीप होता है, ठीक है, जिसका कैरेक्टर जो है कैसा हो, बुरा हो, ठीक है, या जिसकी बैड रेपुटेशन हो, जो कैरेक्टरलेस हो, ठीक है, उसके लिए जो है ब्लैक शीप वर्ड यूज किया जाता है। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ऐसे काफी और सारे जो है क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और मुझे जो है आप सभी बताना कि आपके 34 में से कितने जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस सही थे, राइट। एंड इनमें से आपको फेवरेट कौन सा था वो भी जो है कमेंट सेक्शन में आप बताना। और अगर आपका कोई डाउट है तो उसे भी जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आपके डाउट जो है रिजॉल्व भी किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और जो है हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही। तब तक के लिए जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद CUET वाला।